ओके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का आज दूसरा वीडियो है क्रैश कोर्स नीट 2026 क्रैश कोर्स में। ठीक, लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। हालांकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि दोनों चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर नहीं हो पाया था टाइम की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस, सेलेक्टेड 30 क्वेश्चंस लेके बैठे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, एंड द मोस्ट अवेटेड पार्ट, इस क्रैश कोर्स का पूरा रूटीन और शेड्यूल, कब कौन से वीडियो आएंगे वो आ चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये पीडीएफ अटैच्ड होगा, तो वो डाउनलोड कर सकते हो कि ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि कब कौन से वीडियो आने वाले हैं। अब इस नीट क्रैश कोर्स का अभी तक ये सारे चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, इनके थियरी वीडियो आ चुके हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, 2 मिनट ध्यान से सुनना कि कैसे ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स प्रोसीड करने वाला है। अभी तक इतने सारे जो चैप्टर्स है उसके थियरी वीडियो आ चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं इन सभी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो। तो इसके बाद 22 मार्च को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो आ चुका था। आज 23 मार्च इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये जो आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर इसके बाद ऐसे ही सारे ही चैप्टर्स के जो भी हमने थियरी कर लिया उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो आते रहेगा। अगर लेंथ ड्यूरेशन की बात करोगे कितना देर का वीडियो होगा, तो इंडिविजुअल अगर थियरी का वीडियो है तो 1 आवर 15 मिनट से 1 आवर 30 मिनट का लेंथ होगा पर्टिकुलरली वीडियो का, मतलब ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी जो होगा वो भी, उसका भी लेंथ 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट का, मतलब एक क्लास 1 घंटे 1 पीरियड के बराबर लगभग कुछ लेंथ होने वाला है। ठीक, अब क्या होगा उसके बाद, जब ये जो भी चैप्टर जिसके थियरी आ चुके हैं उसके सारे हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद एक नया फेज शुरू करेंगे जिसमें चैप्टर के थियरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी है अपने पास, टाइम जल्दी खत्म करना है। तो फिर दोनों ही चीज़ें साथ में करना शुरू करेंगे एक ही वीडियो में, जिसका लेंथ डबल हो जाएगा। ऑब्वियस है, कोई भी कंटेंट को कम नहीं किया जाएगा। तो जो भी यहाँ सेपरेट करते थे अब एक ही वीडियो में करने लगेंगे, और वीडियो का लेंथ जो होगा 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में कुछ लेंथ हो सकता है। अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो 3 घंटे के आसपास भी जा सकता है, और छोटा चैप्टर है तो 2 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट के आसपास वो कुछ चैप्टर निपट सकता है, हो सकता है। जैसे कि काइनेटिक थियरी हो गया चैप्टर, ये छोटा चैप्टर है तो हो सकता है कि ये 1 घंटा 45 मिनट के अंदर ही सिमट जाइए। और जो बड़े बड़े चैप्टर है, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, ये मतलब अब इसमें ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। ठीक, तो वैसे होगा। तो थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साथ में आएगा। डेट कॉरेस्पॉन्डिंग दिया गया कि कब कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, एकदम वैसा का वैसा अपलोड होगा। और फाइनली जो हम रैप अप कर रहे हैं इस पूरे क्रैश कोर्स को, 25 अप्रैल को पूरा का पूरा सब कुछ निपटा देंगे। सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस थियरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस थियरी, सारे ही चैप्टर का तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा। 3 मई को अपना एग्जाम है, तो मतलब कुछ बचा खुचा जो भी बैकलॉग थोड़ा सा लगा है, जो भी रिवाइज करना है, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, उसको फॉरवर्ड कर दो। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से भी तुम्हें, इस वीडियो पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम मतलब रीडायरेक्ट हो जाओगे। अभी नेट बंद है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो प्लेलिस्ट पे मतलब बेसिकली चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे ये सारे ही वीडियोज हैं। ठीक, तो पीडीएफ रहेगा तो उससे तुम एक्सेस कर सकते हो और अपने दोस्तों के बीच में भेज सकते हो। क्रैश कोर्स भले ही फ्री है, लेकिन ये द डीप प्रीमियम क्रैश कोर्स है। मतलब कोई भी पेड क्रैश कोर्स कहीं भी तुमने ज्वाइन कर रखा है उससे, उसको इससे कंपेयर कर सकते हो। ये दी बेस्ट निकलेगा जो तुम पेड में कर रहे हो कहीं भी, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं प्रीमियम कंटेंट। जो भी थियरी होगा काफ़ी वेल रिसर्च्ड और टू द पॉइंट सटीक थियरी हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो ऐसा नहीं कोई भी रैंडम क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी वेल रिसर्च्ड और टू द पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो करने वाले हैं। उसमें पीवाईक्यूज, नॉन पीवाईक्यूज दोनों मिक्स होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो दी बेस्ट कंटेंट, दी बेस्ट डिलीवरी की जाएगी। भले ही फ्री है पर इसको कम में नहीं आंकना है। भले ही मास्टर नया है, मास्टर को भी हल्के में नहीं लेना है। मास्टर ने खुद मतलब कुछ उखाड़ रखा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोगों का नहीं है। मैं खुद आइजर पुणे से, मैंने खुद अपनी, मैं जेई बैकग्राउंड से हूँ पर्टिकुलरली, मैंने जेई एडवांस क्वालिफाई कर रखा है, 4 पढ़ रखा है, आइजर पुणे में हूँ। तो बैकग्राउंड तुम पता कर सकते हो, एक्स आकाश बाईजूस पढ़ा चुका हूँ। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और मतलब तुम्हारे जैसे लास्ट ईयर मतलब जो जेई में पर्टिकुलरली मैं पढ़ाता था, तो AIR 809 जेई मेंस में हमारे बच्चे, मेरे बच्चे पढ़ाए हुए आए हुए थे। तो मास्टर पे भरोसा रखो। भले ही यूट्यूब के दुनिया में नए हैं, नाम ज़्यादा फेमस नहीं है, तो उस पर मत जाओ कि मतलब अरे मास्टर फेमस नहीं है तो क्या ही पढ़ा लेगा। मास्टर पे भरोसा रखो और थोड़ा सा चीज़ें
फॉलो करो अच्छे से तो मज़ा आ जाएगा। ठीक ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन। तो बिना कुछ फर्दर बकवास किए, बिना कुछ फर्दर बकैती किए हुए सीधे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक, पहला सवाल बोल रहा है कि अब क्वेश्चन भी जो होगा वो भी टॉपिक वाइज होगा, तो टॉपिक आते जाएगा धीरे धीरे, सारे टॉपिक वाइज हम करेंगे क्वेश्चन, तो वो देखते जाओगे। ठीक, मतलब कंटिन्यूअस में ही करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो पहला सवाल बोल रहा है कि एज पर दिस डायग्राम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब इस ओरिजिन पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो लेट्स से फोटो में बनाते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी टू अनदर पॉइंट कोऑर्डिनेट दिस अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक दूसरा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, उसको हम यहाँ से उठा के इस रास्ते के थ्रू अगर यहाँ पे ले जाए तो वर्क डन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई? बात क्या है कि ओरिजिन पे एक छोटा सा चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, एक कैपिटल क्यू चार्ज लेते हैं पॉइंट ए से और पॉइंट बी के तरफ ले जाते हैं, और उसमें कितना वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या जनता बोलेगी, डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू व्हाट, क्यू डेल्टा वी। वर्क डन इजकल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब यहाँ पे क्या, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, और पोटेंशियल एट चेंज इन पोटेंशियल तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो Q पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, वो होगा डेल्टा W। अच्छा, पहले तो अगर पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट A की वैल्यू देखें तो वो क्या होगा, A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, A, मतलब x 0 है और y a है। y a है मतलब ये वाला जो लेंथ होगा वो a होगा। ठीक, 0, A। इसका जो कोऑर्डिनेट है a, 0 है, a, 0 है मतलब ये वाला जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ठीक, तो पोटेंशियल एट बी जो होगा इसकी वजह से, ये जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एट ए की वैल्यू क्या होगी के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर, आर की वैल्यू क्या ए। ठीक, मतलब ये ऊपर वाला क्यू है, और पोटेंशियल एट बी की वैल्यू क्या होगी, सेम के क्यू बाई आर, आर की वैल्यू यहाँ भी ए है। ठीक, तो दोनों जगह ए ही है, तो मतलब दोनों जगह जो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी है दोनों बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं। और जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल का बी और ए पे बराबर ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और चार्ज सेम ही है। सेमी चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल दोनों ही पॉइंट पे सेम होगा। ठीक, तो वी बी माइनस वी ए जब यहाँ पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा क्यू डेल्टा वी मतलब का फॉर्मेलिटी के लिए लिख देंगे के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए, कट फट के 0 हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये सवाल मतलब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आंसर जो होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चमका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक थिन सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाई विच ग्राफ। सेल के बारे में बात कर रहा है, सेल मतलब अंदर से खाली, और ये शेल होगा, शेल ऐसा। ठीक, अंदर से खाली है, अंदर कुछ नहीं है, चार्ज जो है पूरा का पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम जानते हैं यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, तो हमें पता है कि सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, और उस पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के क्यू बाई आर के बराबर होती है। तो अंदर जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी वैल्यू सेम होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर। और जो बाहर पोटेंशियल होता है वो वैरी करता है अपना स्टैंडर्ड फार्मूला से, के क्यू बाई स्मॉल आर से, जहाँ स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर किसी भी पॉइंट पी पे अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो। ठीक, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा किसी रीजन में तो उसमें पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान देंगे। ठीक,
क्योंकि डेल्टा वी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो बेसिकली कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट आता है, जीरो नहीं बोल सकते, वो कांस्टेंट होता है बेसिकली, ठीक। तो किसी भी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो उस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर थ्रू आउट जीरो भी रह रहा है तो जीरो भी एक तरह का कांस्टेंट ही है, मतलब हर जगह पोटेंशियल जीरो है तो उसको भी तुम ऐसा बोल सकते हो कि वो एक कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा और फिर मतलब उसके बाद डिक्रीज करेगा, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, जीरो से लेकर के आर तक जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू अगर चेंज हो तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही रहेगी अप टू कैपिटल आर। और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो 1/r से वेरिएशन शुरू होगा, मतलब वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा ग्राफ है, डायरेक्ट हम मतलब किसी भी क्लास में तुम पढ़ोगे, जो हमने भी रिवाइज किया है वो हमने क्लास में ही ये नोट्स में भी ले रखा है, मतलब क्लास में भी डिस्कस किया था। और ये PYQ है कोविड वालों के लिए, 2020 में ये PYQ है, तो इसलिए मैंने इसको उठा के रखा है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आती है, ये चीज़ें हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है और ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, हर क्लास में डिस्कस होता है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई दिस। पोटेंशियल की वैल्यू दे रखा है v इजकल टू 3x² + 5। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेयर x एंड y आर इन मीटर, v इन वोल्ट। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी, क्या होगा, v दे रखा है और हमसे e पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू क्या, -∂v/∂x आई कैप, और ऐसे ही जाते जाता है -∂v/∂y जे कैप -∂v/∂z के कैप, ठीक। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। तो अगर इसमें हम अप्लाई करें तो कैसे कर सकते हैं इसको, अब यहाँ पे देखोगे v का, तो v जो है सिर्फ x के टर्म्स में है, तो ∂v/∂y और ∂v/∂z ये z है ना कि स्क्वायर, वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि z वेरिएबल है ही नहीं, तो ये वाला दोनों टर्म जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ∂v क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे y है ही नहीं और यहाँ पे z वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको पूरा का पूरा कांस्टेंट ही हम ट्रीट करेंगे। और अगर हमने कांस्टेंट ट्रीट किया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। तो ये वाला जो टर्म है वो दोनों जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा। अगर इसका टर्म से करें तो -∂x ऑफ v कितना, 3x² + 5 आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 5 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 × 3 6x हो जाएगा, तो -6x। तो ये हो गया, और हमें किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो इसमें x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है 1 और z की वैल्यू क्या है 0। हम इसमें सिर्फ x वेरिएबल है तो सिर्फ x वाला वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पे जो भी x y z की वैल्यू है इसमें चेप देंगे। अगर इसको वैल्यू इसमें चेप दे तो क्या होगा, E इजकल टू -6x की वैल्यू -2 आई कैप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 × 2 = 12 आई कैप। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड वाइज 12 होगा, डायरेक्शन जो होगा वो आई कैप डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब जो मैग्नीट्यूड होगा +12 मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आगे बोल रहा है कि वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 once round a circle of radius capital R with charge Q2 at the center of the circle will be, क्या होगा, ठीक। सवाल समझा कि वर्क डन इन कैरिंग ए इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं, कहाँ कैरी कर रहे हैं, वंस राउंड अ सर्कल, एक सर्कल पे जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। तो मान लो कि ये सर्कल है, इस सर्कल पे इसका रेडियस कैपिटल R है, यहाँ पे कैपिटल Q1 चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं ऐसे, रेडियस R विथ Q2 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर पे यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, क्या है Q2। तो एक कंप्लीट राउंड मारने में टोटल वर्क डन क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है,
ठीक, तो कैसे करेंगे? और वर्क डन इजकल टू क्या? अगेन चेंज इन पोटेंशियल। अगर मान लो कि तुम यहाँ से शुरू किए, पूरा राउंड मारे और फिर यहाँ पे आ गए, वर्क डन कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज केवल वंस राउंड अ सर्कल, मतलब एक चक्कर पूरा काटना है। तो लेट से इस पॉइंट से शुरू करते हैं, पूरा सर्कल घूमते हैं और इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इजकल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या? V2 माइनस V1, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो, जो अपना फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी तो सेम ही होगी, मतलब V2 इज इक्वल टू V1 होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से उसकी वैल्यू तो सेम ही होगी। चमक रहा है सवाल? वर्क डन इज व्हाट? Q इंटू डेल्टा भी। Q कौन सा? जिस चार्ज को हम घुमा रहे हैं, और डेल्टा भी मतलब दूसरे चार्ज की वजह से जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल। ठीक, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो तो कुछ कांस्टेंट होगा, और अपना दोनों पॉइंट सेम ही है, तो इस पे पोटेंशियल जो होगा V1 इज इक्वल टू V2 होगा। V1 इज इक्वल टू V2 होगा तो मतलब ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएगा। दोनों के दोनों जीरो, दोनों के दोनों जीरो नहीं होगा, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या है? Q1। और V2 और V1 दोनों बराबर है तो ये जीरो हो जाएंगे, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो गया, मतलब ये फाइनल आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सवाल चमका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि if 40 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज दिस फ्रॉम पॉइंट A टू B, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? बोल रहा है कि इतना काम करना पड़ रहा है किसी इस चार्ज को A से B तक ले जाने में, तो फिर वही फॉर्मूला डेल्टा W इज इक्वल टू व्हाट? Q डेल्टा V। डेल्टा V मतलब क्या? A से B के तरफ जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हो गया। वर्क डन की वैल्यू दे रखा है कितना? 40 जूल। चार्ज की वैल्यू दे रखा है 500 कूलम, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, और तो हमें VB माइनस VA की वैल्यू वही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VB माइनस VA की वैल्यू पूछी जा रही है, तो सिंपल मिल जाएगा। VB माइनस VA इज इक्वल टू व्हाट? 40/500। 0 0 कैंसल, ये क्या हो जाएगा? 0.08 हो जाएगा। ठीक, वोल्ट। 0.08 मतलब ये वाला, मतलब दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर 8 हो गया, नीचे 100 हो गया। 100 मतलब 8/100 कितना होगा? 0.08। मतलब ये ट्रिक ऐसा लगा सकते हो। तो ऐसे सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल का आंसर आ गया तो सवाल को आंसर को टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आगे बोल रहा है, टू अनलाइक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 5d. Okay, the potential at any point midway between them will be what? Two unlike charge. Unlike charge मतलब क्या? कि एक पॉजिटिव Q है तो एक माइनस नेगेटिव Q होगा। दो ये अनलाइक चार्ज है, दोनों सेपरेटेड है कितना डिस्टेंस पे? 5d डिस्टेंस पे है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? बीच में, इनके बीच में कहीं पे, मिडवे, कहीं पे नहीं, एकदम एग्जैक्ट बीच में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ये डिस्टेंस कितना होगा? 5d/2, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 5d/2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, लेट्स से उसको मैं V बोल देता हूँ। इस चार्ज को 1 बोलते हैं, इस चार्ज को 2 बोलते हैं। तो जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, वो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से प्लस इस चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल। ठीक, तो जो पोटेंशियल होगा V, वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अब V1 की वैल्यू क्या? पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज की वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V1 क्या? KQ/R। R की वैल्यू कितना? 5d/2। ये हो गया R की वैल्यू, तो ये हो गया V1 प्लस V2। V2 हो गया अगेन KQ/R, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ लेंगे, तो माइनस KQ/R। R की वैल्यू कितना? अगेन 5d/2। ये हो गया। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये माइनस है और ये दोनों को ऐड करें तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बनेगा? KQ/5d और 2 ऊपर जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? KQ/5d और ऊपर 2 आएगा। अब दिख रहा होगा कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 मतलब
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब उस समय से बहुत ज़्यादा आंसर जीरो आ रहा है तो आंख मूंद के फाइनल एग्जाम में जीरो नहीं मार्क करके आ जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हर बार आंसर जो होता है वो जीरो ही आता है, ऐसा नहीं है। जीवन में कभी भी बदलाव आ सकती है, तो जीवन में बदलाव के लिए रेडी रहेंगे। तो ऐसे नहीं सेंस बनाना है अंदर कि हमेशा जीरो आता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं। तो फाइनल आंसर जीरो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है, थोड़ा सवाल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at point O x y z all are in meter in a space is given by this। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू मतलब फॉर्मूला दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस विल बी क्या होगा। सेम पिछला जो एक सवाल किया था वैसा ही ये भी सवाल है। हमें V का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, E पूछा जा रहा है। तो E क्या होता है हम जानते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ऐसा तीन डाल के एकदम पार्शियल डिफरेंशिएशन, बेसिकली डिफरेंशिएशन ही है, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर तुम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बाकी के जो इसमें वेरिएबल है उसको कांस्टेंट लेना है और सिर्फ x को वेरिएबल लेना है। जब y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसमें भले ही अगर और भी वेरिएबल हो तो बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, सिर्फ y को वेरिएबल लेना है, ठीक। और सेम इसमें सिर्फ z को वेरिएबल लेना है। अगर कोई दूसरा वेरिएबल है z के अलावा तो उसको कांस्टेंट मान लो और तब डिफरेंशिएट करो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ठीक, जैसा कि सीख रखे हैं, ठीक है। तो माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करें, अब इसमें अगेन देखो इसमें तो सिर्फ x ही है तो y z है नहीं, तो y के साथ जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि y वेरिएबल है ही नहीं, तो बाकी सबको कांस्टेंट लेंगे। मतलब इसमें x है तो x को तो कांस्टेंट लेंगे, इसमें भी में सिर्फ x वेरिएबल है तो x वेरिएबल को जब हम इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। सेम लॉजिक से ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये जो है दो तो ख़त्म हो जाएंगे, जीरो जीरो बचेगा सिर्फ ये वाला। अब इसको x के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 4 इज इक्वल टू 8x, तो 8x आई कैप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे x y और z की वैल्यू ये है, उसको चेप देंगे इसमें। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ x है तो सिर्फ और सिर्फ हमें x चाहिए, x की वैल्यू क्या है 1, एट पॉइंट 1 पे हमें कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -8 इंटू 1 आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ऊपर ऐसे दे सकते हैं तीर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -8 आई कैप, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, ठीक। अब इसको देख के जरा ऑप्शन को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 8 एलॉन्ग, ये क्या है x डायरेक्शन, आई कैप मतलब x डायरेक्शन में है और माइनस साइन मतलब नेगेटिव वाले x डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव x एक्सिस के एलॉन्ग है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही मैच हो रहा है कि 8 एलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सवाल चमक रहा है, नहीं चमक रहा है तो थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा घुटनों पे जोड़ दो तो चमकना शुरू होगा, नहीं तो स्क्रीन को पोंछा लगाओ उससे भी चमकना शुरू होगा। आगे देखते हैं, अगला PYQ है 2021 का। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू दिस वोल्ट, ओके, ईच दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ठीक है। मतलब दे रहा है कि छोटे 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 ड्रॉपलेट हैं, छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉपलेट हैं, सब पे चार्ज मान लेते हैं कि Q है। मतलब ये जो जितने भी छोटे छोटे हैं उन सभी पे चार्ज Q है, इन सभी का जो रेडियस है वो R है और इन सभी का जो पोटेंशियल है वो दे रखा है कि 220 वोल्ट है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब बोल रहा है कि इन सभी को मिला के, मतलब 27 है, अब यहाँ पर मैं 4 ही बनाया हूँ, 27 नहीं बनाएंगे, इतना भावनाओं में नहीं बनना है, थोड़ी सी मन की आंखों से देखोगे तो ये 27 ड्रॉप दिखेगा यहाँ पे तुम्हें, थोड़ा सा मन की आंखों से देखो और नीचे बताओ दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक। तो अगर इस 27 ड्रॉप को मिला दें, एक में निचोड़ दें तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, ठीक। लेट्स से ये बड़ा ड्रॉप बना, इस बड़े ड्रॉप का मान लेते हैं कि रेडियस जो है कैपिटल R है और जो टोटल चार्ज है कैपिटल Q है। तो इसका पोटेंशियल जो कैपिटल V, लेट्स से V डैश बोल देते हैं, जो होगा वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल चमका, ठीक। अच्छा,
अब 27 ड्रॉप को अगर हम आपस में मिला रहे हैं तो जो टोटल चार्ज होगा इस वाले पे, अगर इस पे चार्ज स्मॉल क्यू था, हालांकि यहाँ पे चार्ज दे नहीं रखा है, तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू था और मान लेते हैं कि उसका रेडियस स्मॉल आर था, ठीक, छोटे वाले ड्रॉपलेट का। तो जो बड़ा 27 ड्रॉप को मिलाएंगे तो इस पे जो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होगा वो कैपिटल क्यू किसके बराबर होगा, 27 इंटू स्मॉल क्यू के बराबर होगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर इस कैपिटल आर की वैल्यू लिखें तो वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे 27 ड्रॉप को हम मिला रहे हैं और एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम से, कि जब 27 ड्रॉप को आपस में मिलाएंगे तो जो टोटल वॉल्यूम होगा इन सभी को 27 को मिला के 27 ड्रॉप का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इस बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक। तो अगर ये इक्वेशन लिखें तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, इधर एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम हुआ, कितने ऐसे ड्रॉप को मिला रहे हैं, 27 ड्रॉप को मिला रहे हैं। तो ये जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक। अब यहाँ से काट कूट करेंगे तो क्या 4/3 पाई कैंसल, तो आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब जो है वो कितना आया 27 इंटू स्मॉल आर क्यूब के बराबर। इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू स्मॉल आर का द होल क्यूब लिख सकते हो, क्यूब क्यूब कैंसल, तो कैपिटल आर जो होगा वो 3 इंटू स्मॉल आर के बराबर होगा। ये तो एक बात ये पता चला, तो ये क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, अगर अब आते हैं जरा पोटेंशियल की बात की जा रही है। अगर हम छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल लिखें तो छोटे ड्रॉप का जो पोटेंशियल V होगा वो किसके बराबर होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर के बराबर होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, के क्यू बाई आर, ड्रॉप का मतलब ड्रॉप का रेडियस लेंगे, ठीक, मतलब ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल की बात की जा रही है बेसिकली। तो जो V होगा वो के क्यू बाई स्मॉल आर के बराबर होगा और इस V की वैल्यू दे रखा है 220। तो ये इक्वेशन एक दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है V डैश। तो जो V डैश होगा वो किसके बराबर होगा, K इंटू कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर होगा। ये जो बड़ा ड्रॉप है उसका चार्ज और उसका रेडियस, क्योंकि इस बड़े ड्रॉप पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक। अच्छा, जो कैपिटल क्यू है वो किसके बराबर है, अब 27 इंटू स्मॉल क्यू के बराबर है बाई कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 3 इंटू स्मॉल आर के बराबर है। तो ये अगर यहाँ पे पुट कर दे तो क्या बनेगा, ये जो 3 है वो 27 को 9 टाइम्स में ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 9 KQ बाई आर, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक। अब ये जो KQ बाई आर है ये छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल है, ठीक। तो है तो इसका वैल्यू क्या है 220 है, तो यहाँ पे डाल देंगे तो 9 इंटू 220 यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा है, ये आएगा 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 एंड 119, तो 90 वोल्ट ऐसा वैल्यू कुछ आ जाएगा, ऐसा वैल्यू आ गया। 1980 शताब्दी में जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ठीक, सवाल चमका। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था, तो सवाल को ऐसे ये सॉल्व करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज एक्सलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट विल बी, क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन को अगर 100 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सलरेट कराया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी क्या होगा, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। जो भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा वो कितना एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना काम किया जाएगा उतना एनर्जी आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम इतना वोल्ट से पास करा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे कितना काम करेगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ठीक। तो जो भी इस पे काम किया जाएगा उतना ही एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन में स्टोर होगा। चमका चमका, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन पर जितना काम किया जाएगा उसके बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना काम किया जाएगा, Q डेल्टा V के बराबर, ठीक। तो जो भी ये काम होगा उतना एनर्जी इसके पास आ जाएगा, उतना ताकत आएगा। वही एनर्जी जो होगा वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा। जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आएगा वो क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो इसी एनर्जी को तुम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, पूरा स्वतंत्र हो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Q डेल्टा V के बराबर हो जाएगी।
सिंपल वैल्यू चार्ज, क्यू मतलब क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू कितना, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से इसको पास करा रहे हैं, तो वही डेल्टा वी की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो वर्क डन कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जाउल हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक। -19 इंटू 2 वो 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो जाउल मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मतलब ये लास्ट पिछला था, ये अगला सवाल, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस आर 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट चार्ज इतना दूरी पर रखे हुए हैं। व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 0.4 मीटर अपार्ट। मतलब पास लाने में कितना काम किया जाएगा। दुनिया की हर चीज़ें पास आना चाहती है। माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम, पर ये दोनों आपस में आएंगे नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर फिर भी हम कुछ काम करके इनको वापस लाएंगे। पहले ये 1 मीटर की दूरी पे थे। जिंदगी में जो भी दूरियां हैं, इनके बीच के जो जिंदगी की दूरियां हैं, दूरियां हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो इनके बीच में अगर हमने दूरियां कम की, 0.4 मीटर कर दिया, तो इनके बीच में जो ये दूरियां थी, उस दूरियों को कम करने में हमें कितना काम करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करनी है। कितना मगजमारी करनी पड़ेगी वो कैलकुलेट करना है। तो जो काम करना पड़ेगा वो काम किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू इजिकल टू व्हाट, क्यू डेल्टा वी, या फिर क्यू डेल्टा वी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हो कि पहले दोनों इतना डिस्टेंस पे थे तो इनके बीच का कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब इनको आपस में थोड़ा पास लाया गया तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना काम हमें करना पड़ेगा। तो भैया इतना काम करो तभी हम अपना पोटेंशियल एनर्जी उतना चेंज करेंगे। तो जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यूजुअली यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो U2 माइनस U1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक। U2 क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1Q2/R। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ1Q2/R, ठीक। तो यहाँ पे देखें तो Q1 की वैल्यू क्या, दिस वन, और Q2 की वैल्यू दिस वन, वही चार्ज है। चार्ज की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो 18 माइक्रोकूलम, लेट्स से अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए Q1 Q2 सिंपल लिखता हूँ। इसको मैं Q1 बोलता हूँ, इसको मैं Q2 बोलता हूँ। तो KQ1 Q2/R, R की वैल्यू कितना, 0.4, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2/R, R की वैल्यू कितना है, 1। तो ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल मतलब KQ1 Q2 0.44 ऊपर 10 चला जाएगा, -1/1 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये इसको मैं यहाँ पे निपटाता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करें तो ये किसके बराबर होगा, K की वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁻9। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, मारा काटी करेंगे। Q1 की वैल्यू कितना, 18 माइक्रोकूलम, 18 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक, जगह नहीं है, 10⁻+6 लिख देते हैं नीचे, ठीक। Q2 की वैल्यू कितना है, 15। तो 15 और नीचे अगेन 10⁻+6 आ जाएगा। माइक्रो है तो मतलब नीचे +6 या फिर ऊपर -6, दोनों चीज़ें लिख सकते हो, ठीक। इसको करें तो क्या, 10/4 मतलब डायरेक्ट भी करो तो 10 - 4/4 हो जाएगा। तो 10 - 4 6/4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिखते हैं 6/4, ठीक। अब यहाँ पे काट कूट करना शुरू करें इस पर। तो काट कूट करेंगे तो क्या होगा, पहले 10⁻, जो 0 वाला है उसको निपटाते हैं। 6 और 6 12, 10⁻12, यहाँ पे 10⁻9। तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे देखा जाए तो 10⁻3 बचेगा। 9 0 तो खत्म, 12 0 में से 3 0 बचेगा, ठीक। अच्छा, और काट कूट करें तो क्या होगा, 2 से कैंसिल करें तो ये 2 से 3 टाइम्स में, और इस 2 को कैंसिल करें तो यहाँ पे 9 टाइम्स में, ऐसा चला जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 81 इंटू 15 इंटू 3 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो करते हैं 81 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसा है, हाँ।
ठीक है। अगर 15 को इससे डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें तो क्या 15 1 जो 15, 15 8 जो 120, 121 इंटू 3/1000। इसको करें तो 5 तियाँ के 15 के 5, हाथ में 1, 3 1 4, 3 दूना के 6, 3। अगर नहीं पता है तो मतलब अंग्रेजी में कर लो, सेम ही आएगा। अब ये क्या हो जाएगा 3.645 वोल्ट, नहीं जाउल, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा उसका यूनिट क्या होगा 3.645। 3.645 मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक, ये या तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, पर कोशिश करो कि मुंह से कर ले। अगर मुंह से नहीं हो रहा है तो हाथ से कर लो, मतलब लिख के कर लो। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कंफर्टेबल आना चाहिए, होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, लिख लख के कर लो। अगर मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और लिख लख के कर लो। ठीक, और लाइन गया तो मैं कड़िया दिखने लगा। ठीक, चलेगा। थोड़ी सी शक्ल तो दिख रही है भाई साहब, सच्चाई सामने आ गई। ऐसे प्रोसीड करें कि वीडियो पॉज करके रोक दें। देखो फ्लो में हूँ अभी, तो इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड करते हैं, शायद बीच में लाइन आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। जो काम की चीज़ है वो दिख रहा है, मतलब तुम्हें स्क्रीन दिखेगा, वो पूरा फुल ब्राइटनेस पे दिखेगा। बस मेरी थोबड़ी थोड़ी काली काली दिखेगी, जो कि ओरिजिनल में काला ही है। पूरा फोकस मार के उज्जर किया जाता है, देख सकते हो कि ओरिजिनल ये वाला है शक्ल। और इलेक्ट्रिसिटी मार के कितना, मतलब लाइट मार के कितना उज्जर किया जाता है। तो दुनिया में हर चीज़ फेक है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मतलब जो ना मुंह है, जो आवाज़ है वो भी पूरा क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा, बस थोबड़ा नहीं दिखाई देगा। थोबड़ा एक्सप्रेशन, ये हाथ दिखाई दे रहा है, ये कितना है 2 है दिखाई दे रहा है, तो थोबड़ा भी दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 इक्वल चार्ज Q आर प्लेस्ड एट 2A एंड थर्ड चार्ज -2Q आर प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 2 इक्वल चार्ज Q जिसका मैग्नीट्यूड है, लेट्स से Q मैग्नीट्यूड है, उसको 2A डिस्टेंस पे रखा गया है। 2A डिस्टेंस पे इसे रखा गया है। ठीक है, एक तीसरा चार्ज इसको बीच में रखा जा रहा है, इनके बीच में एक तीसरा चार्ज रखा जा रहा है -2Q पे। ठीक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सिस्टम मतलब यहाँ पे 3 चार्जेस हैं। 3 चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखे तो कितने टर्म्स आएंगे, कितना कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। हर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बेसिकली हमें लेना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इस 2 चार्ज के बीच में लिखेंगे, और एक पोटेंशियल एनर्जी इस 2 चार्ज के बीच में लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे तो सारा ही कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब और कोई तो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, यही 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो लेट से इसको हम U1 बोल देते हैं, इसको U2 बोल देते हैं, और इसको U3 बोल देते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा U, वो U1 प्लस U2 प्लस U3 के बराबर होगा। ऐसे ध्यान रखेंगे, जब भी मल्टीपल पॉइंट चार्ज दे रखा है तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते टाइम हर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। ठीक, ये 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ लेंगे। ठीक, और ये वाला, तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा। तीनों का पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे विथ साइन, और तीनों को ऐड कर देंगे सिंपल। ठीक, अब इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, A के बराबर होगा, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, A के बराबर होगा, क्योंकि बीच में रखा गया है इस चार्ज को। ठीक, तो U1 पहले कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, K Q1 Q2 बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q बाई R, R की वैल्यू कितना 2A, ये हो गया U1। प्लस U2 की बात करें तो U2 क्या होता है, K Q1 Q2, तो माइनस साइन के साथ आएगा KQ इंटू 2Q, K Q1 Q2 बाई R, R की वैल्यू कितना A, तो बाई A। प्लस U3 कैलकुलेट करें तो ये और ये K Q1 Q2 बाई R, R की वैल्यू कितना A, तो ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस K 2Q इंटू Q बाई A, ये हो जाएगा। अब इस तीनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई 2A हो गया ये, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा
-2 kq² और ये भी माइनस प्लस माइनस सेम तरीका से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 kq² ठीक। अब kq² अगर देखें kq² वो तो सब में है, खोपचा में ले सकते हैं। तो अगर kq² को खोपचा में ले लें, स्क्वायर है ये, तो क्या क्या बचेगा इधर, ये 1/2 और इधर -2 तो 1/2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें 1/2 -4 कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या 1/2 -4 कितना हो जाएगा, 1 -8/2 हो जाएगा। तो -7/8 हो जाएगा बेसिकली वैल्यू। तो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, -7/8 kq²/a। ये जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, जो कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करना है ठीक। तो -7/8 kq²/r। अब यहाँ पे 4πε0 का टर्म में दे रखा है, तो k को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अगर k को 7/2 होगा, नॉट 8 होगा, यहाँ पे 7/2 मतलब 1/2 -4 करेंगे तो 1 -8/2 होगा, तो -7/8, सॉरी फिर इसे 8 लिख रहा हूँ, -7/2 हो जाएगा ठीक है। ऐसे दारू पी के सवाल सॉल्व नहीं करना है तुम्हें। तो -7 और k को अपने को 1/4πε0 अगर लिखें तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। अब 8 आएगा, 8πε0 q²/a। ये मतलब आंसर हो जाएगा। हो सकता है मेरे पेट के पीछे आ गया हो, मतलब तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँ अगर, तो इसमें अगर तुम डालोगे मतलब तो ऐसा यहाँ पे दिखेगा, ऐसा ये k को बस 1/4πε0 लिख दोगे तो मतलब ये बन जाएगा बेसिकली, कोई बड़ी बात नहीं है। तो -7/8πε0 q²/a, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यही वाला सत्य आंसर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, सेम ही है, पर यहाँ फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। साइन मैटर करता है यहाँ पे ठीक। तो सवाल ये बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करें। अगर मेरी शक्ल देख के डर लग रहा हो तो मतलब कुछ वहाँ पे चिपका दो स्क्रीन पे, कोरिया लोग को देखने में थोड़ा डर लगता है ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉन इज, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। मतलब एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 एंगस्ट्रॉन इतना डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इनके बीच का, बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वही वाला kq1q2/r², kq1q2/r, kq1q2/r। तो r की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, r की वैल्यू जो 2 एंगस्ट्रॉन दे रखा है मतलब 10⁻⁻10 मीटर। r एंगस्ट्रॉन का मतलब ये होता है 10⁻10 ठीक। प्रोटॉन पे चार्ज जो होगा, लेट्स से उसको Q1 बोलते हैं, वो Q1 की वैल्यू क्या होगी, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, वो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा Q1। और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2e के बराबर होता है। तो 2e के बराबर होता है मतलब 2 × देखो कितना उज्जर हो गया कड़िया से। तो मेकअप से कुछ नहीं होता है, लाइट से होता है। लाइट मारोगे चेहरे पे तो चेहरा चमकेगा। फिजिक्स ये बोलता है कि लाइट तुम्हारे चेहरे पे पड़ के रिफ्लेक्ट होगा तो तुम गोरा दिखोगे। तो मेकअप करना शुरू बंद करो और चेहरे पे लाइट मारो। लाइट मारने से ही चेहरा उज्जर होता है ठीक। अब पूरा उज्जर लग रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। 2 × Q2 के अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, मतलब 2e के बराबर +2 चार्ज होता है, तो मतलब +2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U = K 9 × 10⁻9
Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई आर। आर की वैल्यू कितना, ये 2 इंटू 10⁻⁻10, ये चमका। ठीक है, अब जरा 10 में जो भी चीज़ें हैं उसको जरा निपटाते हैं। तो ये 10⁻⁻10, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, और +10 और +9 कितना हो जाएगा, +19। 10⁻+19 और 10⁻−19 वो दोनों मिलके 1 हो जाएगा। 10⁻+19 -19 तो 19 - 19 0, 10⁻0 मतलब 1। तो ये जो मसाला, ये मसाला और ये मसाला तीनों आपस में मिलके ख़त्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे। ये जो 2 है वो इसको, इस 2 को निपटा देगा। ठीक, अब बचा क्या क्या, डिनोमिनेटर में सारे निपट गए, न्यूमरेटर में 1.6 और 1.6 बचा हुआ है, और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, और ये 10 में बचा हुआ है। ठीक है, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अगर याद हो तो, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2.56, 256 2 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, 10⁻⁻19 ये बचेगा। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 9 6 जा 9 9 जा 45 9 जा 54, 9 6 जा 54, 4 हाथ में 5, 9 5 जा 45 प्लस 5 50। 1 मिनट, ओके बैक। 9 6 जा 54, हाथ 4 5, 9 5 जा 45 प्लस 5 50 0 5, हाथ में 9 2 जा 18 प्लस 5 23। डेसिमल जो होगा वो कितना डिजिट के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखोगे तो मतलब 10⁻⁻18 के टर्म्स में दिख रखा है, 10⁻⁻19 वाला तो 34 है, तो वो होगा नहीं। तो एक जीरो अगर इधर भेज दें इसमें से, मतलब 19 10⁻⁻19 में से एक जीरो भेजेंगे तो मतलब वो इधर आकर डेसिमल खसका देगा, मतलब नीचे बेसिकली ये क्या है, 10⁻19 नीचे है। इसको 10⁻18 इंटू 10 लिख सकते हो, और ये वाले 10 को अगर इसके नीचे डाल दें तो ये जो जीरो है वो इधर आ जाएगा, और ये 10⁻18 को ऊपर भेजोगे तो 10⁻−18 बन जाएगा। तो 2.304 इंटू 10⁻−18 जूल हो जाएगा ये चमका। ठीक, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो मतलब ये जो होगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻−18 जूल। मतलब ये कि सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल मतलब ये कंप्लीट हुआ। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब आया डाइपोल की बारी। डाइपोल के सारे क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट दिस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस दिस मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस विल बी का होगा। सवाल बहुत बड़ा है, मतलब सवाल बोल क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट्स से पी ऐसा बोल देते हैं, और इस डाइपोल से 60 डिग्री एंगल पे, थीटा इजकल टू 60 डिग्री पे एक पॉइंट पी है, और वो जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे है, 0.6 मीटर डिस्टेंस पे है। 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल चमका। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमने थ्योरी वीडियो में देख भी रखा है। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला है, थ्योरी वीडियो में भी किया है, और ये PYQs भी है। ठीक, तो सिंपल इसमें सारी वैल्यू दे रखा है। P की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, और कि P की वैल्यू, R की वैल्यू भी दे रखा है, और थीटा की वैल्यू भी दे रखा है। सारे वैल्यू दे रखा है, सब चेप देंगे इसमें, और सीधे अपना फार्मूला जो पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। पुट करते हैं तो V इजकल टू क्या, K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू देखो कितने सीधे साधे इंसान है, वो भी दे रखा है। बहुत ध्यान रखने वाले लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू P की वैल्यू क्या, डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 16 इंटू 10⁻⁻9।
इनटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना 1/2, मतलब 1/2 बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना, आर की वैल्यू कितना 0.6 मीटर, जो कि यहाँ पे भी हमने लिखा है। तो आर स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36 हो जाएगा। आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 0.36। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू का, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। एग्जाम में भी इतना कैलकुलेशन तो तुम डायरेक्ट कर लो, पूरा लिखने की कोशिश मत करो। जो भी छोटा छोटा अगर कैलकुलेशन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पहले डायरेक्ट करके ही पहले उसमें चेपो, क्योंकि अब इसके बाद तो कैलकुलेशन करना ही है, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट गया तो 2 जीरो जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पता है क्यों, अब ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 2 से ये 2 टाइम्स में, तो सब कुछ निपट गया। और क्या निपटेगा, ये 10 टू द पावर +9, 10 टू द पावर -9, ये भी निपट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 × 100, 2 × 100 मतलब 200 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 200 वोल्ट होगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर का सवाल लेते हैं। द चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज दिस, इट्स कैपेसिटी विल बी व्हाट। कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, तो क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले तो V = Q/C, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, अब इसमें V और Q की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखा है ये, और V की वैल्यू दे रखा है ये। अपने से कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस C की वैल्यू पूछी जा रही है, नॉट फ्रेंड वाला C, यहाँ पे ये दूसरा C है। C की वैल्यू यहाँ पे कैपेसिटेंस होती है। ठीक, ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू कितना 20 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, और V की वैल्यू कितना, V की वैल्यू 500, तो 500 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 खत्म, 2 से। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि जो आंसर है वो माइक्रो के टर्म्स में दे रखा है, तो 10 टू द पावर -6 को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 × 2 का हो जाएगा 100, और 2 × 2 का होगा 4, तो 4/100 कितना होगा 0.04, 0.04 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड। 10 टू द पावर -6 को माइक्रो लिख सकते हो, तो 0.0 माइक्रो फेराड। जो कैपेसिटी का या फिर कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फेराड, फेराड। तो 0.04 माइक्रो फेराड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सवाल चमक रहा है, नहीं चमक रहा है तो थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग को चमकाओ, मतलब थोड़ा जोर दो तो चमकने लगेगा। ठीक, जैसे मेरा थोबड़ा चमकने लगा लाइट आने के बाद, तो तुम भी थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे तो सवाल भी चमकने लगेगा। ठीक, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फोटो विल भी क्या होगा। अब ये देखो PYQ जो 2023 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, इतना सिंपल सा, मतलब ये दिख रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में। तो जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, C इक्विवेलेंट C1 + C2 हो जाता है, और जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो 1/C इक्विवेलेंट जो होता है 1/C1 + 1/C2 हो जाता है। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है इसमें, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड, तो ये खत्म, और यहाँ पे एक 6 माइक्रोफेराड का आ गया। अब वो जो 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर होगा वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तब इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 मतलब 1/3। अब सब माइक्रो के टर्म्स में ही है तो माइक्रो को इग्नोर कर सकते हो, फाइनल आंसर जो आएगा वो भी माइक्रो के टर्म में ही आएगा, सिर्फ नंबर लिखो, तो 1/3 + 1/6। ठीक, तो जो C इक्विवेलेंट होगा इसको जोड़ोगे तो 1/C इक्विवेलेंट 6 × 3 = 18, 6 + 3
9/18 हो जाएगा। 9/18 मतलब 9/18 मतलब 1/2। 1/c इक्विवेलेंट इजकल टू 1/2। तो जो c इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को पलट देंगे बेसिकली तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो c इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आगे बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेट ईच दिस सेंटीमीटर स्क्वायर आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस दिस, टेक द एयर एज द मीडियम बिटवीन द प्लेट। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। अब कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो प्लेट है वो स्क्वायर है और उसका साइड जो है एल वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 2 mm दे रखा है। मतलब d की वैल्यू कितना, 2 mm। ठीक है, तो पहले तो हम अगर एरिया कैलकुलेट करें प्लेट का, प्लेट स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर के बराबर साइड स्क्वायर। साइड कितना है, 10/100 सेंटीमीटर है तो 10/100 मीटर लिख सकते हो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 1/10। 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो 2 मिलीमीटर, मिली को 10⁻³ मीटर ऐसे एसआई यूनिट में लिख सकते हो। ठीक, तो अब एरिया हमें पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C = A∈0/d, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दोनों के बीच का मीडियम जो है वो एयर है। एयर है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक, मतलब एयर का जो परमिटिविटी या फिर वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है वो हम सेम ही लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक, सिंपल वैल्यू पुट करें तो अब कितना हो जाएगा, एरिया मतलब 1/100, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। ये वैल्यू याद रखेंगे। हालांकि जब फाइनल एग्जाम होता है उसमें वो दिया रहता है सारे कांस्टेंट की वैल्यू, पर फिर भी याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम याद ही रखते हैं, 8.85 × 10⁻12 वैल्यू होता है। डिस्टेंस कितना, 2 × 10⁻³ ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो क्या, ये जो 100 है वो बेसिकली नीचे आ जाएगा, 1/100 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको काट कूट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 4.425 हो जाएगा। और 10 टू द पावर में डील करें तो क्या, 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर +2 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +1 हो जाएगा। अब 10 टू द पावर +1 और 10 टू द पावर -12 ये दोनों मिलेगा तो -12 + 1 कितना हो जाएगा, -11। तो 10 टू द पावर -11 हो जाएगा। तो 4.425 × 10 टू द पावर -11 फैराड, मतलब क्योंकि कैपेसिटेंस है। ऑप्शन देखें तो मैच हो रहा है, 4.42 तो दे रखा है, पर 10 टू द पावर -12 यहाँ पे दे रखा है। अपना जो आ रहा है वो 10 टू द पावर -11 है, 12 और 8.85 × 10 टू द पावर -13 होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैं भी भूल रहा हूँ क्या, एक बार चेक करते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 टू द पावर -12 ही होता है। कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, नो, यहाँ पे कोई गड़बड़ी कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे, अब इसे कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको देख के ज़बरदस्ती का ये मैच करने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा था, पर ऐसा नहीं करना है। ये देखो ये वाला जो छुपा रुस्तम है, ये भी तो सेम ही नंबर है। ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम नंबर है, ये समझ में आ रहा है। दिमाग पे जोर डालो, दोनों के दोनों ऐश्वर्या राय ही है। एक जॉनी लीवर एक ऐश्वर्या राय नहीं समझो, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक, मतलब इसमें से अगर 10 टू द पावर -12 है, उसका एक जीरो इधर भेज दें तो ये 4.425 बन जाएगा। ठीक, तो ये इसकी जो शकल है वो बदल जाएगी 4.425 × 10 टू द पावर -11 में। तो ये दोनों, और जो अपना आंसर आ रहा है वो वही आ रहा है। तो ये दोनों नंबर जो बेसिकली सेम ही है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस। कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस ही होता है, ठीक। तो वो दे रखा है कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल्ड एंड द एरिया इज डबल्ड देन द कैपेसिटेंस विल बी, क्या होगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है, जो वैल्यू है कितना 60 माइक्रोफेराड है। अब मान लो कि पहले डिस्टेंस प्लेट के बीच का डी था और जो एरिया था वो ए था, ठीक है। तो जो सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक। अब बोल रहा है कि बदलाव किया जा रहा है, बदलाव क्या किया जा रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल्ड, मतलब जो नया डिस्टेंस लेट से डी डैश है उसको 3D पुराने वाले का ट्रिपल कर दिया गया और एरिया को डबल कर दिया गया। नया वाला जो एरिया है लेट से 2A बोल दिया गया उसको। तो जो नया वाला कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो नया वाला कैपेसिटेंस लेट से सी डैश बोल देते हैं। तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश नया वाला एरिया ए डैश एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी डैश जो सी डैश होगा वो ए डैश बाई डैश एप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश होगा, ठीक। मतलब नया वाला एरिया और नया वाला डिस्टेंस, तो हमें नया वाला कैपेसिटेंस मिलेगा, ठीक। पर जो नया वाला एरिया है वो कितना है, ए डैश जो है वो 2A के बराबर है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें ए डैश का वो 2A एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, डी डैश नया वाला जो डिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू पुट करें तो क्या होगा 3D के बराबर होगा, 3D, ठीक। अब ये है सी डैश नया वाला कैपेसिटेंस। अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये मसाला कौन सा मसाला, 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। मन की आंखों से देखोगे तो दिखाई देगा। अब ये जो चीज़ है वो क्या है, ये सी के बराबर है। सी मतलब कैपेसिटेंस, ठीक। सी मतलब क्या, कैपेसिटेंस, ठीक। और तुम्हें हंसी नहीं आ रही है तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, यानी कि, ठीक। तो जो नया वाला कैपेसिटेंस होगा सी डैश, वो सी डैश जो होगा वो क्या 2C/3 के बराबर होगा। 2C, सी की वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू होता है यहाँ पे दे रखा है 60। तो इसको सॉल्व करें यहाँ पे, सी डैश की वैल्यू क्या 2/3 सी की वैल्यू कितना 60 माइक्रोफेराड। ये क्या हो जाएगा 3 से ये 20 इंटू 2 40 माइक्रोफेराड। तो सी डैश की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 40 माइक्रोफेराड। 40 माइक्रोफेराड मतलब बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। सवाल चमका। ऐसे जब भी कंपैरिजन वाला चीज़ दे रखा हो कि मतलब पहले कुछ दे रखा है और उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं और कुछ नया बना रहे हैं, तो 2 बार लिखो चीज़ों को, पहले पुराना वाला क्वांटिटी लिखो फिर नया वाला क्वांटिटी लिखो। सेम ही इक्वेशन दोनों बार अप्लाई करो। जैसे हमने सी का फॉर्मूला यहाँ भी लिखा और सी का फॉर्मूला यहाँ भी लिखा और दोनों को डिवाइड कर दो, या फिर हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब पुराने वाले इक्वेशन से नए वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाता है। यूजुअली यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है। कभी भी चीज़ों को बदलते हैं या कभी भी 2 चीज़ों के बारे में कंपैरिजन दे रखा होता है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड्स एंड नोशंस है जो कि तुम रख सकते हो कि जब भी 2 चीज़ के बारे में बोला जाए या फिर एक ही चीज़ का रूप रंग बदल के कुछ और बनाया जाए, तो पहले पुराना वाला चीज़ लिखो फिर नया वाला चीज़ लिखो, फिर सेम ही फॉर्मूला दोनों बार अप्लाई करो और फिर उसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 99% केसेस में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है द पोटेंशियल ऑफ 2 प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर आर दिस एंड दिस। मतलब 2 प्लेट का कैपेसिटर का जो 2 प्लेट है उसका पोटेंशियल दे रखा है कि ये और ये है, चार्ज दे रखा है ये है, मतलब Q ऑन द कैपेसिटर दे रखा है 40 कूलम, और जो 2 प्लेट है उसका पोटेंशियल दे रहा है, इसको +10 वोल्ट है को -10 वोल्ट बोल देते हैं। ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल दे रखा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ दिस माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब 10 माइनस -10, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा +10 + 10 कितना 20 वोल्ट।
तो जो डेल्टा वी है वो किसके बराबर है, 20 वोल्ट के बराबर है। तो डेल्टा वी ये हो गया, क्यू ये हो गया। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू क्या, सी इक्वल टू क्या, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो, रिकॉल हुआ, भी इक्वल टू क्यू बाई सी, सी इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक, इतना बेसिक, क्यू बाई भी हो जाएगा। ठीक, वी इक्वल टू क्यू बाई सी, एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला, ये याद रखो। तो बाकी मतलब जो भी इधर उधर हेरा फेरी करना हो वो कर सकते हो। ठीक, सी इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू का मतलब कितना 40, वी का मतलब कितना यहाँ पे दे रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 फेराड। तो जो सी का वैल्यू होगा वो 2 फेराड, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस सवाल यहाँ पे बेसिकली ये कंप्लीट हुआ, सवाल चमका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दिस व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब स्पेरिकल कंडक्टर दे रखा है और उसका रेडियस दे रखा है कितना 2 मीटर, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये बेसिकली स्पेरिकल कैपेसिटर है, इसका भी फॉर्मूला हमने देख रखा है थियरी वाले वीडियो में। स्पेरिकल कैपेसिटर में, स्पेरिकल कैपेसिटर में हो सकता है कि एक ही स्पेरिकल प्लेट हो या फिर 2 प्लेट हो। ठीक, जब एक प्लेट होता है मतलब एक ही प्लेट है लेट से, तो दूसरा प्लेट बेसिकली इसको इन्फिनिटी पे हम इमेजिन करते हैं कि दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पे है। ठीक, तो उस केस में अगर वो एक ही स्पेरिकल प्लेट हो, उस केस में जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। जैसे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर होता है, वैसे ही स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है जब एक ही मतलब कैपेसिटर में एक ही प्लेट हो, एक ही स्पेरिकल प्लेट हो, दूसरा स्पेरिकल प्लेट इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी पे ऐसा इमेजिन मतलब माना जाता है। ठीक, तो इस केस में एक ही प्लेट दे रखा है, तो एक ही प्लेट दे रखा है तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे कैपेसिटेंस के लिए। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 4 पाई की वैल्यू कितना 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, बहुत रायता फैल जाएगा। इसको सिंपल में अगर करना चाहें तो 2 इंटू, अच्छा देखो अब इस तरह का सवाल आ जाए एग्जाम में तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने मत बैठे जाना, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10⁻⁻12 आ रहा है तो इसको 10⁻⁻12 को ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 दूना के 8, और ये अगर अप्रॉक्सीमेट लें, पहले तो ये 8 हो गया, ये देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 ले सकते हैं। अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 ले लें, मतलब थोड़ा कम ले लें और इसको थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको 9 मान लेते हैं, लगभग। तो ये 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और 8 इंटू 27 कितना होगा, अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 7 7 49 56 के 6 हाथ में 5, 8 9 के 16 5 21 इंटू 10⁻⁻12। अब जरा ये और ये देखो, यहाँ पे अगर 10⁻⁻10 के टर्म्स में लिखा जाए इसको, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻10 फेराड, ऐसा हो जाएगा। अब इसको देखो और बाकी का ऑप्शन देखो, इसमें तो 10⁻⁻5 2 -2 आ रहा है, बहुत दूर है। मतलब जो आंसर है यहाँ पे एक ही आंसर जो है 2.2 के मतलब क्लोज है, तो मतलब जो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर है वो सही होगा। और बाकी के ऑप्शन देखो बहुत फार है, इसीलिए ये दे भी रखा है। वो भी नहीं चाहता कि तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, अप्रॉक्सीमेट में भी कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि 2.2 और 2.3 इंटू 10⁻⁻10 दोनों ही ऑप्शन में रहता, तब हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि दोनों में से कौन है। लेकिन बाकी के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो वो ऐसे ही सब एलिमिनेट हो जाएंगे। जो सही आंसर होगा वो यही वाला होगा। ये चमक रहा है। तो फाइनल एग्जाम में कभी कभी आ जाए तो ऐसे छोड़ के मत आ जाना कि अरे ये कैलकुलेशन तो करने में टाइम चला जाएगा, पहले रफली कैलकुलेट करके देखो। बाकी का ऑप्शन बहुत दूर होंगे तो वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसा यूजुअली प्राय होता रहता है, मतलब फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ऐसा होता रहता है। वो भी तुम्हें ऐसा नहीं चाहते कि गधा वर्क वो भी करना चाहते हैं कि गधों की तरह मल्टीप्लाई करो,
थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा ऐसे थोड़ा मैनिपुलेट करके करो तो मतलब फाइनल आंसर आ जाता है, मतलब ऑप्शन मैच हो जाता है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है स्टोर्ड एनर्जी इन अ चार्ज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सीधे फॉर्मूला ही है, हाफ सी भी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अगर चार्ज के टर्म्स में लिखे तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और पोटेंशियल के टर्म्स में लिखे तो हाफ सी भी स्क्वायर। तो इसमें अगर देखें तो हाफ सी भी स्क्वायर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही मैच हो रहा है। ठीक, बाकी का ऑप्शन अगर देखें तो ये क्यू भी गलत है, क्यू बाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये भी गलत है, और क्यू स्क्वायर बाई टू सी होगा ना कि क्यू बाई टू सी स्क्वायर, तो इससे ये गलत है। तो सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ही सही है, तो ये मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आगे बोल रहा है अ कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ दिस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी, क्या होगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखा है C इज इक्वल टू व्हाट, 8 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फेराड। कितना पोटेंशियल तक चार्ज किया गया, V इक्वल टू 1000 वोल्ट। तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, U की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर, जस्ट हमने पीछे देखा। ठीक, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, हाफ सी की वैल्यू कितना, 8 इंटू 10⁻⁻6 और V स्क्वायर मतलब 1000 इंटू 1000। ठीक, अब ये 10⁻336 10⁻+6 और ये 10⁻⁻6 ये आपस में निपट जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। 2 जो है ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 4 जूल। जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, 4 जूल। 4 जूल मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आगे बोल रहा है कि कंडेंसर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट। ठीक है, मतलब कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ही होता है बेसिकली। इट्स एनर्जी इज दिस, ओके, इफ द बैटरी इज देयर एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम दिस, इट्स न्यू एनर्जी विल बी व्हाट। सवाल पहले समझते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। एक कैपेसिटर है, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक, और बैटरी से जब कनेक्टेड है तभी, मतलब जब बैटरी से कनेक्टेड है तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी दे रखा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 120 वोल्ट, और जो एनर्जी इसका है वो कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻5 जूल, -5 जूल इतना एनर्जी है इसका। ठीक, जब ये बैटरी से कनेक्टेड है तभी इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, तभी इसमें एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दिया गया, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, उसकी वैल्यू दे रखा है 5 है। तो अब जो इसके बीच में एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल समझ में आया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से होगा क्या, जब डाइलेक्ट्रिक हम डाल रहे हैं तो जो प्लेट है वो बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेम ही रहेगा, क्योंकि जब तक चीज़ें बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी क्या होता है, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब तक बैटरी कनेक्टेड है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा। तो जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो 120 था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी पुराने पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगा, वो भी 120 वोल्ट के बराबर ही होगा, नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, लेकिन चेंज क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस जरूर चेंज होगा। कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, C जो होता है वो क्या, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो मतलब जो एप्सिलॉन है ये वो कितना एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। बेसिकली एप्सिलॉन कभी कभी K भी लिखा जाता है। तो जब डाइलेक्ट्रिक अगर किसी कैपेसिटर में डाला जाए तो जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है। तो वही K जो है यहाँ पे एप्सिलॉन R दे रखा है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगा नया वाला कैपेसिटेंस। तो जो नया वाला कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ पुराने वाले कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कि पहले अगर कैपेसिटेंस C था तो अब जो कैपेसिटेंस होगा नया वाला कैपेसिटेंस C डैश वो एप्सिलॉन R A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या है, पुराना वाला कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, यानी कि ये जो है C के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे जो C है
तो क्या ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब ये कैपेसिटेंस हम बोल रहे हैं। तो ये जो होगा सी के बराबर होगा, तो जो सी डैश होगा वो क्या एप्सिलॉन आर इंटू सी के बराबर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू सी ही लेट से ले लेते हैं। तो ये नया वाला कैपेसिटेंस अपने को मिल गया। तो नया वाला कैपेसिटेंस और नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पुराने के बराबर ही है, वो दोनों हमें पता चल गया। तो अब नया वाला एनर्जी क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नया वाला एनर्जी अगर कैलकुलेट करें, लेट्स से उसको यू डैश बोल देते हैं, तो क्या होगा हाफ सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर, सी भी स्क्वायर के बराबर होता है, तो सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर कर देंगे। हाफ सी डैश मतलब क्या 5c और वी डैश स्क्वायर मतलब क्या 120 का स्क्वायर। ठीक, तो हाफ इसमें अगर देखें तो 5 को अगर हम कॉमन ले लें, मतलब बेसिकली ये 120 क्या है वी स्क्वायर के बराबर ही है। तो मतलब इसको जस्ट वी स्क्वायर हम लिख देते हैं, लेट से वी जहाँ पे पुराना वाला पोटेंशियल डिफरेंस था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को अगर खोपचे में ले लें तो इसको लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो हाफ सी वी स्क्वायर है वो पुराना वाला एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि पुराना वाला कैपेसिटेंस इंटू पुराना वाला पोटेंशियल। तो ये जो हाफ सी वी स्क्वायर होगा वो पुराने वाले पोटेंशियल, पुराने वाले एनर्जी के बराबर होगा। पुराना वाला एनर्जी मतलब ये वाला एनर्जी। इस एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला लिखे तो वो क्या होगा हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो ये जो चीज़ है वो क्या है, ये पुराना वाला एनर्जी है। पुराना वाला एनर्जी डायरेक्ट दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको इसमें डाल दे तो क्या होगा 5 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻5। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 जाउल। तो ये आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। 5 इंटू 10⁻⁻5 मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल मतलब ये कंप्लीट हुआ, ये सवाल समझ में आया। ठीक, इसमें भी अगेन नया वाला चीज़ और पुराना वाला चीज़ था, तो पहले हम पुराना वाला चीज़ लिखें फिर नया वाला चीज़ लिखें, फिर सेम ही इक्वेशन मतलब u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और u डैश इजकल टू हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर लिखा हमने। और इस नए वाले में पुराने वाले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डाल दिया। चमका, समझ में आया। मैंने बोला था कि दोनों को डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड भी कर सकते हो। बेसिकली अगर दिस इज इक्वल टू दिस है एंड यू डैश इज इक्वल टू दिस है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड करो, ये जो है दोनों सेम साइड रखना, तो बेसिकली तुम्हें फाइनल सेम ही आंसर मिलेगा। यू डैश की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। एक बार खुद से चेक करके देखो इस इक्वेशन को और यहाँ पे यू डैश है, इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड करके देखो, पलट के डिवाइड करना तो सेम ही आंसर मिलेगा यू डैश का। मैं डिवाइड के बदले यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसका वैल्यू उठा के इसमें डाल दिए हैं। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। चमक रहा है, चीज़ें चमक रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 5 mm इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ 2 mm and dielectric constant 3 is inserted between the plate then the new capacitor will be क्या होगा। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी इतना है, मतलब C की वैल्यू दे रखा है, पहले वाले C की वैल्यू दे रखा है कितना 20 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब बोल रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दे रखा है कि 5 mm है, पहले जो D था वो 5 mm था। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है जिसका थिकनेस 2 mm है। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये मज़ेदार है, इसमें पहले डिस्टेंस था 5 mm और इसमें जो स्लैब डाला गया उसका जो थिकनेस है वो 2 mm है, मतलब पूरा का पूरा नहीं भरेगा, 2 mm है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 3 दे रखा है। तब अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल चमक रहा है। इसके लिए भी हमने फॉर्मूला देख रखा है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हो और उसका जो थिकनेस है वो थिकनेस उसके बराबर नहीं है, मतलब आधा ही कम है, तब नया जो कैपेसिटेंस होता है वो किसके बराबर होता है। तो इस केस में मैं नया कैपेसिटेंस सी डैश की वैल्यू लिखूँ तो वो क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी इंटू 1 - 1 बाई के के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है अगर ये थिकनेस जो हो पूरा का पूरा ना छेंके तो। जहाँ पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ दिस न्यू डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो कि घुसेरा गया है।
के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका, और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ए जो होता है एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट ही होता है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं प्रूफ के लिए, तो जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला ये वाला जो वीडियो किया है उसमें ये सारे के सारे नोट्स है, उसको मतलब तुम यहाँ डाउनलोड करके याद कर लो सब, ठीक। यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा था फॉर्मूला, भाई कहाँ गया वो, अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं थिकनेस टी का, तो उस केस में जो नया कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k के बराबर होता है। ये फॉर्मूला, इसमें जितने भी फॉर्मूला दिए हैं वो सारे याद कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है नीट में, ये कंफर्म मैं गारंटी दे रहा हूँ। जितना इस चैप्टर में पीडीएफ नीचे इस वीडियो में जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे कहीं भी कुछ जाने वाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे। फालतू के इधर उधर में रीडायरेक्ट नहीं करूँगा तुम्हें कि ये ज्वाइन करो वो ज्वाइन करो डाउनलोड करने के लिए। सीधे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ होगा, डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लो, गूगल ड्राइव लिंक होगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला सीट है जरूर डाउनलोड कर लो, मतलब ये नोट्स, और सारा याद कर लो बस, उसके बाद क्वेश्चन तो धड़ाधड़ सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बेसिकली हम अप्लाई करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो सी दे रखा है, ये सी किसकी वैल्यू है, ये जो सी है पुराना वाला सी, ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर होगा, जहाँ पे सी की वैल्यू दे रखा है 20 × 10⁻⁻6 फैराड। यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। एरिया के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 5 mm, वो भी वैल्यू डाल देते हैं 5 × 10⁻³ ठीक। तो ये अपना एक इक्वेशन, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, इसको ऐसे ही करके खोपचे में रखते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर हम वैल्यू डालें तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा खोपचे में लेते हैं, जगह की कमी हो रही है तो इसको खोपचे में इधर लें, तो ये हो गया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करें इधर, सी डैश की वैल्यू यहाँ पे, तो सी डैश क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू कितना 5 mm और टी की वैल्यू कितना 2 mm यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो 5 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ इंटू 1 - 1/k, k की वैल्यू कितना 5 नहीं 3, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 3, तो डायरेक्ट ये जरा पुट कर देते हैं, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 3 - 1/3 2/3, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इसको, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2/3, ये चमका, ठीक। अच्छा, अब नीचे से 10⁻³ 10⁻³ खोपचे में ले लें, तो खोपचे में अगर इसको ले लें तो क्या बनेगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट 10⁻³ आ गया खोपचे में, बचा क्या यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या बचा 2 × 2/3, मतलब 5 - 4/3 ऐसा नीचे बचा। तो ये 5 - 4/3 का हो जाएगा, किसके बराबर होगा, अब इसको जरा मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे सी डैश। अब ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है, तो ऊपर जो ये ए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ये जो चीज़ है मसाला है, यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, दिस इंटू दिस के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से इसको वैल्यू उठा सकते हैं। तो इसको इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 20 × 10⁻6 इंटू 5 × 10⁻³ इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई नीचे वाला मसाला अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 5 - 4/3, ये कितना हो जाएगा 5 - 4/3, ये हो जाएगा 3, 15 - 4 11/3 हो जाएगा ये। तो सीधा इसकी वैल्यू जो होता है 11/3 हम यहाँ पर डाल देते हैं 11/3, और जो 3 होगा वो अगेन ऊपर चला जाएगा, फिर इसको सीधा सीधा लिखें तो 11, और जो डिवाइड में 3 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ये चमका, ओके। तो अब यहाँ से कट्टम कुट्टम शुरू करें तो यहाँ से क्या आएगा, अब ये रहा 10⁻³ और 10 यहाँ पे नीचे भी -3 है, उसको काट कुट करते हैं 10⁻³ 10⁻³ खत्म, बचा क्या
5 3 जा 15 और 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 15 दूना का 30 और 300 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10⁻⁻6, ये वाला जो मसाला है वो बचेगा। ठीक, अब 300/11 कितना हो जाएगा? 11 दूना के 22, 11 2 जा 22, 8 80, 11 7 जा 77, 30, 11 2 जा 22, अगेन 80, 11 7 जा समथिंग ऐसे आते जाएगा इंटू 10⁻⁻6 फेराड हो जाएगा। ठीक, तो जो नया वाला कैपेसिटेंस होगा वो बेसिकली इसके बराबर हो जाएगा, तो 27.7 माइक्रो फेराड भी लिख सकते हो, तो 27.27 बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, 27.2 माइक्रो फेराड। तो मतलब जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। तो ऐसे मतलब इस सवाल को ऐसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, थोड़ा पानी पिया जाए। आई होप कि मज़ा आ रहा है। मज़ा अगर नहीं आ रहा है तो मज़ा आना चाहिए। मज़ा आएगा तब जब फॉर्मूला याद करोगे, तब फॉर्मूला अगर याद है सारे तो मतलब धनाधन प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगी, दोनों होगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। एक डाइलेक्ट्रिक है ऐसा, उसमें एक दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया गया तो होगा क्या कि मतलब ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर था अब कैसा बिहेव करेगा? अब दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, एक कैपेसिटर ये वाला और ये दूसरा कैपेसिटर ये वाला। ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड होंगे? सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक, तो इसको फोटो बनाओगे तो मतलब ये ऐसे फोटो बनेगा इसका, ऐसा कि मतलब एक कैपेसिटर ये हो गया K1 और दूसरा कैपेसिटर ये K2, ये K1 और ये मतलब ये K1 और ये K1 और K2 जो इसमें डाला गया है। ठीक, हमें इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सीधा है कि मतलब लेट्स इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा पहले? तो C1 का अगर वैल्यू लिखे तो A/0/d, ए एरिया हो गया। एरिया जो होगा वो दोनों प्लेट का सेम ही रहेगा, क्योंकि एरिया तो सेम ही है, लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो d/2 होगा। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होगा वो d/2 होगा। तो A/0/d, d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d/2, तो ये हो जाएगा 2A/0/d, और इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला गया है K1, तो ये K1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2K1A/0/d। ठीक, वैसे ही अगर C2 की वैल्यू लिखें तो C2 क्या हो जाएगा? सेम वैसे ही K2A/0/d, d अगेन d/2 होगा। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 2K2A/0/d, ये C1 और ये C2 का वैल्यू हो जाएगा। सिंपल, पहले तो सिंपल तो नहीं मतलब, पर ठीक है ऐसा ये हो जाएगा। अब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सीरीज में? तो 1/C इक्विवेलेंट इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 कर देते हैं। सिंपल, C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे। C1 कितना है? 2K1A/0/d, और C2 कितना है? 2K2A/0/d, ये C2 हो गया। अब इसमें से देखा जाए तो d/2A/0, इसको अगर लिया जाए कॉमन, d/2A/0, इसको अगर लिया जाए कॉमन d/2A/0, तो ये क्या बनेगा? 1/K1 प्लस 1/K2, खोपचे में जो मतलब इसको खोपचे में ले लें अगर, जो बचेगा इस खोपचे में वो क्या? 1/K1 प्लस 1/K2 बचेगा ऐसा। ठीक, तो इसको अगर तुम जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये जो मसाला है, ये मसाला क्या हो जाएगा? K1 K2/K1 प्लस K2 या फिर K2 प्लस K1 के बराबर होगा। तो ये जो मसाला है, इस मसाले के बदले तुम ये लिख सकते हो, और ये जो होगा वो 1/C इक्विवेलेंट के बराबर होगा, और दोनों को पलट दोगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट जो होगा, पलट दोगे तो क्या?
2a/(d) इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये भी पलट जाएगा इधर, तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो इसके बराबर हो जाएगा बेसिकली। अब ऑप्शन को जरा निहारोगे गौर से गौर से गौर से गौर से, तो थर्ड ऑप्शन मैं छोड़ा है। ठीक, तो अपना थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल चमका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है सेम तरीका से। अब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज द डाइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस C। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसके बीच में हवा है तब इसका जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है। ठीक है, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड हैविंग द सेम थिकनेस एज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। मतलब जितना प्लेट के बीच में दूरी है उतना ही थिकनेस का ये भी एक डाइलेक्ट्रिक है। प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड सो एज टू फिल 1/3 ऑफ द कैपेसिटर। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ा गया, उसका जो थिकनेस था तो वो थिकनेस तो उतना ही था, लेकिन ये जो सिर्फ 1/3 पार्ट ही अंदर कैपेसिटर के भरा हुआ है, जैसा कि फोटो में दे रखा है कि मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 1/3 है सिर्फ। तो अब बोल रहा है कि उसी डाइलेक्ट्रिक में, ये जो पहले डाइलेक्ट्रिक था, इसी डाइलेक्ट्रिक में एक हमने पहले कैपेसिटर था, उसी कैपेसिटर में ये जो कैपेसिटर था उसी कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ा गया है, और वो डाइलेक्ट्रिक कितना है 1/3 है। मतलब ये 1/3 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब न्यू कैपेसिटेंस विल बी व्हाट, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल चमका। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें तो ये जो कैपेसिटर है वो जो है वो दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। एक कैपेसिटर ये वाला हो गया और दूसरा कैपेसिटर ये वाला हो गया। ये दोनों ही कैपेसिटर सेम टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड हैं, तो मतलब दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये चमका। तो ये जो दोनों कैपेसिटर है, मैं इसका फोटो बनाऊं, फोटो अगर यहाँ पे बनाएं तो इसको तुम दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। लेट से इसको इस कलर से करते हैं और दूसरे को इस कलर से करते हैं, मतलब ऐसा। मतलब ये एक कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर, और जो ये वाला कैपेसिटर है वो ये वाला कैपेसिटर हो गया, ऐसा ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा, ये जो एरिया ऑफ द प्लेट होगा वो 1/3 होगा। मतलब पहले अगर एरिया ए था, इस प्लेट का एरिया कितना होगा A/3, और इस प्लेट का एरिया कितना होगा, बचा हुआ एरिया A - A/3, तो वो कितना हो जाएगा 2A/3 बचा हुआ एरिया। मतलब ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 2A/3, अगर ये A/3 है तो जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो तो दोनों में सेम ही है। ठीक, बशर्ते चेंज ये है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ा गया है K का। ठीक, और जो डिस्टेंस है वो सेम ही है। लेट्स से इसको D बोल देते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस D ही होगा। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस D ही है, वही डिस्टेंस है। ये चमका। तो हमें इस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C1 + C2 के बराबर होता है। तो पहले तो इसका जो कैपेसिटेंस है C, अगर उसका हम एक्सप्रेशन लिखें C, तो वो क्या होगा A/0/D के बराबर होगा। वो वैल्यू जो होगा C के बराबर होगा, पुराना वाला कैपेसिटेंस। अब जो नया वाला दो कैपेसिटर बना हुआ है, लेट्स से उसको हम C1 और C2 बोल देते हैं। इसको हम C1 बोल देते हैं और इसको C2 बोल देते हैं। तो C1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, A/0/D। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक है तो वो K/A/0/D के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, वो जो एरिया हम लिख रहे हैं वो एरिया A/3 है। तो ये एरिया जो होगा वो बेसिकली वो A/3 है। A/3 मतलब A/3 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा K/A/0/3D। ये C1 हो गया। C2 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सेम A/0/D। इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो मतलब सिंपल A/0/D के बराबर होगा। और एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा 2A/3 के बराबर होगा। तो 2A/3 A/0/D ये जो होगा वो C2 हो जाएगा। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा 2A/0/3D के बराबर होगा। ये C2 हो गया। अब जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या C1 + C2 के बराबर होता है।
तो जो C इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट वो C1 प्लस C2 सिंपल। C1 क्या, KA एप्सिलॉन नॉट बाई 3D और C2 कितना 2A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। अब इन दोनों में से क्या खोपचे में ले सकते हो, A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D को अगर खोपचे में ले लिया जाए तो बचेगा क्या 1 प्लस K प्लस 2। इसमें जो है वो K बचेगा और इसमें ये 2 बचेगा, बाकी तो सब खोपचे में ये ले लिए हैं। तो ये बेसिकली अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, मतलब नया वाला जो कैपेसिटेंस होगा इसका वो इसके बराबर होगा, ठीक। और जो A एप्सिलॉन नॉट बाई D है वो C के बराबर है, तो वो लिख सकते हो यहाँ पे ये C है। तो इसी चीज़ को, तो इसी मसाले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि C/3 इंटू K प्लस 2 इज इक्वल टू C डैश, नया वाला कैपेसिटेंस, ठीक। तो ये जो C डैश की C इक्विवेलेंट या फिर C डैश की वैल्यू आई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो ऐसा लिख सकते हो, ठीक। मतलब ये जो मसाला है वो C के टर्म्स में, क्योंकि आंसर जो है यहाँ पे C के टर्म्स में दे रखा है, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो C/3 K प्लस 2, C/3 K प्लस 2 मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, तो ये मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे दे रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से, तो अगर इसका सवाल लें तो वो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटी, मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर दिस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो लेट्स से C इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, डायरेक्ट हम जोड़ते हैं। 2, 4 और 6 है, सब माइक्रो फैराड में ही है, तो माइक्रो को भी इग्नोर कर देंगे। सिंपल अगर कैलकुलेशन करें तो क्या 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, इसको जोड़े तो कितना 12, 2 6 जा 12, 4 3 जा 6, 2 जा 6 3 9 2 11/12। तो जो C इक्विवेलेंट होगा पलट देंगे 12/11। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का, ये मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6, सिंपल 6 4 10 2 12। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रेशियो पूछ रहा है सीरीज टू पैरेलल, तो बस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। C इक्विवेलेंट इन सीरीज बाई C इक्विवेलेंट इन पैरेलल। सीरीज में कितना था 12/11 और पैरेलल में कितना है 12, मतलब 12 यहाँ पे नीचे आएगा, मतलब इसको तुम सिंपल ऐसे लिख सकते हो 12/11 डिवाइडेड बाई 12, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे 12/11 और 12 नीचे जाएगा तो 12 12 कैंसिल, ये 1/11 हो जाएगा। तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1:11। 1:11 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर हुआ, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। आगे सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ ही सवाल अब बचा हुआ है, हिम्मत बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, हिम्मत बनाए रखेंगे और आगे कदम बढ़ाए चलेंगे। आगे कदम बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q विल बी व्हाट। P और Q 2 हो गया, अब इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अब एक ट्रिक होता है, याद रखना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें, 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 के बराबर भी होता है। वही मतलब 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करोगे और उसको पूरा मिक्सअप करके चीज़ें करोगे तो मतलब ये C इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। व्हेन 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो इसके बराबर होता है। अगर दोनों कैपेसिटर बराबर हो, मतलब दोनों C के बराबर ही हो, तो जो C इक्विवेलेंट होगा C इंटू C बाई C प्लस C के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर C² नीचे 2C, C कैंसिल हो गया तो C/2। मतलब दोनों ही कैपेसिटर अगर बराबर हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आधा हो जाता है सीरीज में। ये टेक्निक है जो कि याद रखना चाहिए। 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू बराबर है, तो जो इक्विवेलेंट होता है वो
आधा हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 10/2 हो जाएगा। 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5 माइक्रोफेराड। माइक्रो को गोली मारेंगे, खोपचे में ले जाएंगे, मतलब नेट 5 हो गया। अब ये जो 5 है इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। ठीक, अब वो जो 10 आया वो 10 इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो 10 का सीरीज 5। फिर वो जो 5 आया वो 5 इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो 5 और 5 पैरेलल में, तो दोनों को जोड़ दो, 5 + 5 10। अगेन वो 10 हो गया यहाँ पे, और ये जो 10 होगा वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो 10 और 10 सीरीज में आधा हो जाएगा, मतलब 5। फिर वो जो 5 है वो इसके साथ पैरेलल में, मतलब 5 और 5 10 10। फिर वो जो 10 है वो 10 इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो 10 और 10 का सीरीज में कितना हो जाएगा, 5। तो फाइनल आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर 5, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को पूरा रायता नहीं फैलाएंगे, पूरा सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, ये ऐसे टेक्निक बुला के ऐसे ही दिया गया है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसे 5 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आगे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी विल बी, क्या होगा। ठीक है, ऐसा कैपेसिटर दे रखा है। अब इसमें देखोगे तो मतलब ये एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का वाला बन रहा है केस, कि मतलब दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो बीच वाला चीज़ को तुम इग्नोर कर सकते हो, बस इसका रेशियो लो 2/2 एंड दिस बाई दिस, इसको इग्नोर कर सकते हो बस। तो इसको इग्नोर कर दोगे तो बस ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो गया, तो 2 माइक्रोफेराड बाई 2 माइक्रोफेराड, और ये मतलब 2 माइक्रोफेराड बाई 2 माइक्रोफेराड, मतलब दोनों बराबर ही है, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो बीच वाले को तुम इग्नोर कर सकते हो। बीच वाला इग्नोर मतलब ये खत्म। अब अगर ये खत्म तो फिर डायग्राम कैसा बनेगा, फिर डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये जो 2 कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, और फिर वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ये समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे सीरीज में ये दोनों कनेक्टेड हो गया, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गया, फिर वो दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। ठीक, तो अब इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में अगेन ये दोनों बराबर हैं तो सीरीज में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेराड। यहाँ भी अगेन दोनों बराबर हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा मतलब इसका 1 माइक्रोफेराड। और फिर ये 1 और 1 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 2 हो जाएगा, 2 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, चमका। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पे, अब ये काफ़ी मज़ेदार है। बहुत बार तुमने रेसिस्टेंस वाले केस में अगर याद हो तो इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे कि 3 कैपेसिटर है उसको ऐसे कनेक्ट किया गया है, तो ऐसे तो दिखता है कुछ और होता है कुछ और। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। वो चेक करने के लिए वो तुम कैसे चेक कर सकते हो, वो ऐसे चेक कर सकते हो कि लेट्स से ये पॉइंट अगर बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी के बराबर ही होगा। ठीक, तो इसको फोटो को अगर बनाएं अगर, तो ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये भी पॉइंट बी के बराबर होगा। और ये पॉइंट अगर बी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, बी के बराबर ही होगा। ठीक, ये पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ए के बराबर ही होगा। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ए के बराबर ही होगा। ठीक, कैमरा बंद हुआ क्योंकि बैटरी समाप्त हुई। लास्ट के कुछ वीडियो बचे हुए हैं, तो एक ही क्वेश्चन बचा है, तो इसको बिना थोबड़ा दिखाए कंप्लीट करते हैं ये चीज़ें। ठीक, अब पता नहीं जो पीछे के 1-2 क्वेश्चन थे वो भी रिकॉर्ड हुए हैं नहीं, तो अगर तुम्हें पीछे के 1-2 क्वेश्चन से ही अगर चेहरा नहीं दिख रहा है तो मतलब कि जो लास्ट पार्ट था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया चेहरा। कोई बात नहीं, स्क्रीन दिख रहा है और हमारी आवाज़ दिख रही है, तो वो चीज़ें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब इस फोटो को अगर देखोगे तो ये वाला जो है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये वाला जो कैपेसिटर है वो भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये वाला कैपेसिटर है वो भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये तीनों ही कैपेसिटर जो हैं वो ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है।
तीनों ही कैपेसिटर जो है वो लेट्स से ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। एक पॉइंट, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। तो ये तीनों ही कैपेसिटर ऐसे एक्चुअल में कनेक्टेड है, मतलब दिख तो रहा है ये, बट इसका एक्चुअल चेहरा ये है, इसको खोलोगे तो ठीक। तो ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर है वो सी के बराबर, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 3C। तीनों को सिंपल जोड़ दो, तो जोड़ दो तो मतलब क्या, मतलब सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हुआ ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट सवाल है और काफ़ी आसान सा सवाल ही है कि इफ़ द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज पुल्ड अपार्ट, कि मतलब कोई कैपेसिटर है और उसका जो प्लेट है पुल्ड अपार्ट, मतलब इसको दूर ले जाया जाए, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d उसको बढ़ाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बातें बोली जा रही है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ बातें बोल रहा है ठीक। तो जो अब इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर लिखे तो फॉर्मूला क्या होता है कि V=Q/C, ये एक फॉर्मूला होता है। और C का फॉर्मूला क्या होता है A∈0/d, ऐसा होता है कुछ। और C का फॉर्मूला क्या होता है, C क्या होता है A∈0/d, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बाकी के देखें तो चार्ज इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, ऐसा कुछ बात बोल रहा है ठीक। तो V= यहाँ पे क्या हो गया, V= Q/d/A∈0, ये बात हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अब d को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इस फॉर्मूला से दिख रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अगर d को इंक्रीज किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, यानी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हुआ ठीक। और सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। थोबड़ा दिखाने के लिए अगर मैं इसको फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ तो फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो पाएगा क्या, अगर थोबड़ा दिखाना है तो ये थोबड़ा रहा। अब ये रिकॉर्डिंग मैं थोड़ा फ़ोन से कर रहा हूँ तो पता नहीं क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर हो सकता है ठीक, समझ में आ रहा है। तो बस ये चीज़ें कंप्लीट हुई और मतलब इसके साथ ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, समझ में आया ओके। और क्या और ये कि मतलब आगे के वीडियोस आते रहेंगे, पढ़ाई तुम करते रहो। चीज़ें कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, ये वो चीज़ें मैटर करता है। क्या लग रहा है, कैसा मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है क्यों नहीं मज़ा आ रहा है। आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। अच्छे स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चन है, तो इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, एकदम मस्ट है। और इसी के साथ अब चेहरा भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं ये चीज़ें उसमें मिक्स हो पाएगी या नहीं, वो देखेंगे एडिटिंग के टाइम पे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, फालतू चीज़ें मत सोचो, अभी कैलकुलेशन नहीं करना है बिना मतलब का इधर उधर का, सीधा पढ़ाई पे फोकस करना है, जो कि पढ़ाई पे फोकस करते रहो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। रूटीन पे जा सकते हो, जो अगला वीडियो होगा वो कौन सा होगा, अब यहाँ पे तुम नीचे रूटीन जो टाइम टेबल है वो नीचे डाउनलोड कर लो। 23 मार्च आज हो गया, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डुअल नेचर एंड रेडिएशन मैटर का क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो होगा ठीक। हालांकि इस वीडियो का लेंथ कुछ 1.5 घंटे से भी एक्सीड कर चुका है, क्योंकि इसमें लेंथ मतलब क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा लिए थे और अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, तो थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो गया। आगे जो होगा वो डुअल नेचर ऑफ मैटर के क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में उसको भी निपटाएं ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नो, हम विदाई नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में।